आज हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, पोस्ट, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल। इससे पहले मैंने आपको न्यू क्लासिकल एज करा दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर अच्छे से देख लेना। सारे टॉपिक इसके मैंने करा दिए हैं। यूनिट 6 का आपका लास्ट टॉपिक है, तो अगर वो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, जब मैंने आपको प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म पढ़ाया था। इससे पहले आपकी न्यू क्लासिकल एज चल रही थी, उसके बाद रोमांटिक लिटरेचर या रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म आया। ये जो रोमांटिक एज है वो न्यू क्लासिकल के खिलाफ ही थी। न्यू क्लासिकल मैंने बताया आपको, ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे जो ग्रीक और रोमन जो क्लासिकल राइटर थे उन्हें फॉलो करते थे, इसलिए न्यू क्लासिज्म को हम सूडो क्लासिज्म भी बोलते हैं। क्लासिज्म या रोमांटिसिज्म का मतलब होता है आंदोलन, है ना। जैसे रोमांटिसिज्म है तो इसका मतलब हो गया रोमांटिक आंदोलन, न्यू क्लासिज्म है तो इसका मतलब हो गया न्यू क्लासिकल आंदोलन। भाई अगर बात हो रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, तो इनका मतलब होता है न्यू क्लासिकल एज यानी मतलब युग या इरा, और हम कहेंगे रोमांटिक एज तो इरा कह दो, एज कह दो, बात एक ही है। उसका मतलब होता है इनका काल, समय। जैसे भक्ति काल, द्विवेदी युग उसमें होते हैं ना हिंदी में, वैसे ही इसमें इंग्लिश में होते हैं। ओके, तो हम करेंगे रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक जो लिटरेचर है, जो रोमांटिक एज है, वो इमेजिनेशन पर फोकस करती थी, नेचर लव उसमें दिखाया जाता था। ये मुख्य दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे और भी है, आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं रोमांटिक एज क्या होता है, ठीक है। तो रोमांटिक एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जो आपका 1798 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1789 से। 1789 में तो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1798 से आपका रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट। क्या है? लिरिकल बैलेट, जो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज द्वारा, ठीक है। यही चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और ये जो आपका रोमांटिक एज है वो 1798 से लेकर 1832 के बीच में माना जाता है। मतलब इस युग को हम रोमांटिक एज या रोमांटिक इरा के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। रोमांटिक राइटर रीच अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट रूल। जो न्यू क्लासिकल में तो आपके स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो किया जाता था, पर लेकिन रोमांटिक एज में वे इसके खिलाफ गए और जो आपका आर्टिफिशियल स्टाइल को वो फॉलो करते थे। आर्टिफिशियली तो स्टाइल हो गया, बनावटी स्टाइल हो गया, उसको फॉलो करते थे न्यू क्लासिकल एज में। जो और पर लेकिन जो रोमांटिक एज आई, रोमांटिसिज्म आया, उसमें इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता था। उसमें दिखाया जाता था इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, इमेजिनेशन। आप कहोगे इसमें रोमांस दिखाया जाता है, मतलब रोमांटिक एज है तो आपको लग रहा होगा, इसे सुनने से लगता है कुछ रोमांस की बात होगी। हाँ, इसमें है, पर लेकिन वो जो रोमांस है वो नेचर के प्रति है, समझ रहे हो ना। तो इमेजिनेशंस, इमोशंस, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड कॉमन लाइफ, इन सब पर फोकस, इन सब पर मेन थीम होती थी ये रोमांटिक एज की, या रोमांटिक एज के जो राइटर थे उनकी, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम बताते थे रोमांटिक एज में या मुख्य जो आपका लिटरेचर था वो क्या क्या था, मतलब उसमें क्या मुख्य रचनाएं लिखी जा रही थी रोमांटिक एज में। तो फर्स्ट तो आपके नंबर पर आ जाती है पोइट्री। पोइट्री बहुत अच्छी लिखी जा रही थी रोमांटिक एज में। पोइट्री का आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ले लो, एस.टी. कोलरिज ले लो, इनकी पोइट्री जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की तिंटर एबे हो गया, और आप एस.टी. कोलरिज की देख लीजिए, उनकी एक फेमस है, अब मेरा उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अभी मेरा उसका। सेकंड आपका प्रोज, थर्ड है आपका ड्रामा, और फोर्थ है आपका नोवेल, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आपकी आ जाती है पोइट्री। तो पोइट्री रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा लिखी गई है और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फिर प्रोज, ड्रामा, नोवेल इसके बाद आते हैं, ठीक है। वैसे नोवेल का जो मुख्य एज माना जाता है, नोवेल ज़्यादातर आपका विक्टोरियन एज में माना जाता है, उस समय काफ़ी वो हुआ था नोवेल में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक पोइट्री कैसी हुई है।
तो पोइट्री बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग द रोमांटिक एज. रोमांटिक पोइट्री इज बिलीव दैट पोइट्री शुड बी एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सप्रेशन. रोमांटिक पोइट्री का जो मकसद होता है वे उनका मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेस करे ह्यूमन के जो इमोशंस हैं. मतलब जो उनकी पोइट्री होती है रोमांटिक एज के राइटर की, उसमें आपको वो एक्सप्रेस करेगी ह्यूमन के इमोशंस को कि कैसे ह्यूमन सोचता है, कैसे बिहेव करता है. ये सब चीज़ें आपको रोमांटिक एज के राइटर में दिखाई दी जाएगी. और क्योंकि वे इमेजिनेशन पर बेस्ड उनकी पोइट्री होती थी और जो उनके ऑर्डिनरी पीपल की जैसी लाइफ होती थी उस पर बेस लिखते थे और उसमें ह्यूमन इमोशंस को शामिल किया जाता था. दे रिजेक्टेड द आर्टिफिशियल लैंग्वेज. और भी मतलब इसमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी थी रोमांटिक एज की कि वे सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे. और जो न्यू क्लासिकल एज के राइटर थे वे आर्टिफिशियल लैंग्वेज यानी बहुत ही बनावटी स्कॉलर अपने दिखाते थे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं. तो वे सारी मतलब हार्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे और रोमांटिक एज में आपका सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था. अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रोमांटिक पोइट्री की. फर्स्ट हम पोइट्री कर लेते हैं ना, तो पोइट्री करेंगे. अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. तो फर्स्ट है लव फॉर नेचर, जो इसकी मोस्ट फेमस करेक्टरिस्टिक्स है. क्या है? लव फॉर नेचर. इसमें आपको नेचर के प्रति लव दिखाई देगा. नेचर के प्रति आप विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर पढ़ोगे टिंटर एबे, तो उसमें आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि उन्होंने कैसे अपना लव फॉर नेचर दिखाया है. ठीक है. उन्होंने उसमें टिंटर एबे में 3 स्टेज बताई हैं. कोई 4 मानता है, कोई 3 मानता है. तो उसमें वो है कॉन्ट्रास्ट, उसको छोड़िए, पर लेकिन उसमें 3 बताया कि जो चाइल्ड होता है वो नेचर को सबसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है, उससे महसूस कर पाता है, उससे ज़्यादा अच्छे से प्यार कर पाता है. क्योंकि चिल्ड्रन जो होता है ना, बच्चा होता है, जैसे बारिश हो रही है वो उसमें ही मज़े लेगा. वो धूप में खेल रहा है, मतलब नेचर के ही तो मज़े ले रहा है. वो छाँव के मज़े ले रहा है. मतलब सबसे अच्छे जो मज़े है, सबसे ज़िंदगी के आनंद के, तो वो बच्चा ही ले पाता है. फिर जब बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, है ना. ऐसे कहते हैं समझदारी तुम्हारे अंदर आ जाती है, पर लेकिन हम नेचर से उतना ही दूर हो जाते हैं. देखो बारिश में बच्चों को नहाने में बहुत मज़ा आता है, पर लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं क्या बारिश में नहाना, फिर हम उससे और ज़्यादा दूर होते जाते हैं नेचर से. हमें समझदारी तो आ जाती है, पर लेकिन जो इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ है ना, हम वो नहीं कर पाते, बस समझदारी के चक्कर में ही रह जाते हैं. ठीक है. बाकी छोड़िए, आगे हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन. इसमें इमेजिनेशन के बहुत मतलब सारी जो आपकी पोइट्री दिखाई देगी ना, वो इमेजिनेशन पर ही बेस्ड दिखाई देगी. इमेजिनेशन आपको उसमें अच्छे से दिखाई देगा. फिर आ जाएगा आपका थर्ड इंडिविजुअलिज्म. फिर फोर्थ आ जाएगा इमोशनल ओवर रीज़न. इमोशनल पर इसमें फोकस किया जाता था एक्सेप्ट रीज़न. और रीज़न पर किस पे फोकस किया जाता था? न्यू क्लासिकल एज में. इंटरेस्ट इन कॉमन लाइफ, ही कॉमन लाइफ पर और कॉमन लोगों पर पोइट्री लिखते थे. फिर आ जाएगा हमारा मेजर रोमांटिक पोइट जो मेजर है. जैसे कि मैंने आपको बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज तो उसमें आते ही है. इनका तो आपको नाम याद ही रहेगा क्योंकि इन्होंने ही लिरिकल बैलेड पब्लिश करी थी और लिरिकल बैलेड पब्लिश होने से ही आपकी रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी. तो इन दोनों का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में. तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम कभी नहीं भूलना है. और इनके मेजर वर्क लिख रखे हैं इसमें लिरिकल बैलेड और द प्रेल्यूड. ये इनके 2 वर्क हैं. याद मतलब इनका नाम याद रख लेना बस. विलियम वर्ड्सवर्थ मेजर रोमांटिक पोइट में इतना अंदर याद रखने की आपको कोई इतना ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये तो मैंने दे रखा, अगर आप देखना चाहें तो ये रहा एस.टी. कोलरिज की. एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने. सेकंड है आपका एस.टी. कोलरिज, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है. और जो मैं आपको बताई थी ना, मेरे नाम याद नहीं आ रहा एस.टी. कोलरिज के वर्क का, तो ये इनका ये वर्क है द राइम एंड द एंशिएंट मैरिड. बहुत अच्छा वर्क है, आई लाइक इट. अगर आप चाहें तो इसे देख लें, यूट्यूब पे पड़ा होगा तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिड बहुत अच्छा एक वर्क है. ये एक सेलर की स्टोरी कहानी है ना, कैसे वो अल्बाट्रोस को मार देता है और फिर उसके साथ, यानी इसमें मेन मकसद जो मेन मैसेज है वो ये देना चाह रहा है कि अगर तुम नेचर को सताओगे ना तो नेचर भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं. ठीक है. तो मतलब हमें बेमतलब जब कोई किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा है तो बेमतलब किसी को भी हमें कुछ कहना नहीं चाहिए. उन्होंने तुम नेचर को परेशान कर रहे हो तो वो भी तुम्हें करेगा, वो भी तुम्हें दंड देगा, उसकी पनिशमेंट देगा. तो किसी को भी बेमतलब कुछ भी नहीं कहना चाहिए. ये इसका कहने का मतलब है, इस पोएम का मैसेज है. ठीक है. अच्छी स्टोरी है, पढ़ना जरूर आप एक बार, मतलब वीडियो देख लेना यूट्यूब पर. थर्ड है आपका पी.बी. शेले. थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका पी.बी. शेले. तो कितने हुए? वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और पी.बी. शेले.
और जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, इनको भी आप याद रख लेना। तो मेरे अब आपके हो गए 5 हो गए। देखो वर्ड्सवर्थ हो गया, एस.टी. कोलरिज हो गया, पी.बी. शेले हो गया, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन। तो इन पोइट को आपको अच्छे से याद रखना है। ये रोमांटिक एज के पोइट है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, लव फॉर नेचर दिखाई दे जाता है और इसमें किस पर, इमोशंस पर फोकस किया जाता था, और क्या था, इंटरेस्ट इन कॉमन लाइफ इसमें दिखाई दी गई है, और इंडिविजुअलिज्म इसमें दिखाई दी गई। देखो आप 3-4 तो आराम से याद कर ले सकते हो, लव फॉर नेचर, इमेजिनेशंस है ना, और फिर इमोशंस, इंटरेस्ट इन कॉमन लाइफ, तो 4-5 तो आराम से याद हो जाएगी। पोइट्री क्या है ये बस आप देखो, देखना है बस, हार्ड नहीं है, पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाकर देती हूँ, तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा आपका सेकंड है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक प्रोज। हमने पोइट्री देखा था इससे पहले, फिर आ जाता है आपका ग्रोथ ऑफ रोमांटिक प्रोज। ठीक है, आप देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द रोमांटिक एज इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज लिटरेचर। तो मतलब पोइट्री तो उसमें डेवलप हुई थी, साथ साथ प्रोज भी काफ़ी डेवलप हुआ है। तो रोमांटिक प्रोज बिकम द मोस्ट पर्सनल। रोमांटिक प्रोज क्या थे, उसमें कॉमन लोगों के बारे में बात होती थी, है ना, और ज़्यादा जनसंख्या जो है ऑर्डिनरी पीपल की है भाई, जो लोग हैं रईस हैं, ज़्यादा रिच हैं, उनकी कम आपका पॉपुलेशन है, जो गरीब है उनकी ज़्यादा होगी। तो जो गरीब उसको पढ़ेंगे, जब देखो ज़्यादा संख्या गरीब लोगों की है, मिडिल क्लास पीपल की है, तो वे ज़्यादा पॉपुलर तो हो ही गई ना यार। अब वे पढ़ेंगे उससे, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो पॉपुलर होगा ही। तो रोमांटिक पोइट्री, क्योंकि इस समय आकर जो ऑर्डिनरी पीपल था पूरे के वो लोग थे, वे भी शिक्षित होने लगे थे, मतलब वे भी एजुकेटेड होने लगे थे। तो रोमांटिक प्रोज बिकम द मोर पर्सनल, इमेजिनेशन एंड इमोशनली। एस्से राइटिंग बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो प्रोज राइटिंग का सबसे अच्छा वो है एस्से। एस्से इस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर आ जाएगा मेजर रोमांटिक प्रोज राइटर। इसमें प्रोज राइटर आप देख सकते हो, कुछ इसमें दे रखे हैं। 2 तो आप अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, पर आपको 2 तो अच्छे से याद ही करने पड़ेंगे भाई। देखो 2 तो करने ही पड़ेंगे। एक तो आप याद कर लेना चार्ल्स लैम्ब को, विलियम हैजलिट को, थॉमस दी क्विंची, जो भी आप इसे पढ़ो, मैं तो क्विंची पढ़ती हूँ, आगे आप देख लेना। 2 याद कर लेना, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट, बस चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट। क्या, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट। और आपका प्रोज में ज़्यादातर ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, समझ रहे हो। और 2 राइटर चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, एक बार आप देख लेंगे बस। पर्सनल स्टाइल होता था, इमोशनल एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन, सिंपल लैंग्वेज, यही है। फिर आ जाता है आपका ग्रोथ ऑफ रोमांटिक ड्रामा। इसमें मैं बताऊँ, अगर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ग्रोथ ऑफ पोइट्री है, तो पोइट्री उस समय बहुत फेमस हुई थी, वो जो इससे मैंने आपको बता दिया है। फिर आ जाता है आपका ग्रोथ ऑफ रोमांटिक ड्रामा। तो इसमें देख सकते हैं द ड्रामा वॉज बहुत ही कम सक्सेसफुल हुआ था ड्यूरिंग द रोमांटिक एज दैन पोइट्री। वही कह रही हूँ, पोइट्री सबसे ज़्यादा ही फेमस हुई थी रोमांटिक एज में। मैनी रोमांटिक राइटर, जो उस समय के कई सारे राइटर थे, लिखे उन्होंने काफ़ी लिखे क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, क्लोजेट ड्रामा का मतलब वो होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है। वैसे तो ड्रामा का मतलब वो होता है वो कोई भी जिसे हम स्टेज पर परफॉर्म कर सके, है ना। ये सिंपल शब्दों में दे सकते हैं, ड्रामा वो होता है जिसे हम स्टेज पर परफॉर्म कर सके, पर लेकिन इसमें क्लोजेट ड्रामा लिखा है, तो मतलब वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्लोजेट ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही लिखा जाए। फिर these drama were written mainly for reading rather than द स्टेज परफॉर्मेंस, ये लिखा है इसमें। फिर जो मेजर रोमांटिक ड्रामेटिस्ट हैं उसमें आप देख सकते हो पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन और एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज आपने उसमें भी करा होगा ना, पोइट्री में। और पी.बी. शेले और लॉर्ड बायरन, ये तीनों उसके ये पोइट्री के, तो इन्होंने पोइट्री और ड्रामा दोनों लिखे, तो इन तीनों का आप ऐसे ही नाम याद रख सकते हो पोइट्री में करोगे तो। फिर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, ये भी देख लेना। इमोशंस, एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन सब में आ रहा है, इमोशनल सब में आ रहा है, इमोशनल एक्सप्रेशन सब में आ रहा है, इमेजिनेशन भी सब में आ रहा है। सुपर नेचुरल एलिमेंट ड्रामा है, सुपर नेचुरल एलिमेंट। वैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट आप पोइट्री में भी लिख सकते हो, क्योंकि पोइट्री में भी सुपर नेचुरल एलिमेंट का रोमांटिक एज में इस्तेमाल हुआ है। जब जो मैंने बताया था राइम ऑफ द एंशिएंट मैन, तो उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। हिस्टोरिकल सब्जेक्ट और पोइटिक लैंग्वेज, ये सब चीज़ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं।
अब हम देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ रोमांटिक नोवेल। ठीक है, वैसे मैंने बताया जो विक्टोरियन एज में नोवेल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था, पर लेकिन रोमांटिक एज में भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी फेमस हुआ था रोमांटिक एज में भी, क्योंकि उस समय की जो फेमस राइटर हैं जेन ऑस्टन, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। जेन ऑस्टन के आपने 6 नोवेल पढ़े होंगे, पढ़े तो एक ही होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। 6 नोवेल के नाम सुने होंगे। 6 नोवेल इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे एमा, सेंसिबिलिटी, नॉर्थैंगर एबे, मैन्सफील्ड पार्क, है ना, ऐसे समथिंग इनका एक रह गया, देख लेना आप उसे, है ना। फिर इसमें दे रखा है द नोवेल बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक नोवेल फोकस्ड ऑन ह्यूमन्स इमोशंस, इमेजिनेशंस, एडवेंचर्स, हिस्टोरिकल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कहा है कि जो नोवेल है रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, और जो नोवेल था रोमांटिक एज में फोकस करने लगा था इमोशंस पर, इमेजिनेशंस पर, एडवेंचर पर, हिस्टोरी पर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर, जिसके कारण आपका रोमांटिक एज में नोवेल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पीपल पर लिखने लगे थे, सिंपल लैंग्वेज में लिखने लगे थे, जिससे ऑर्डिनरी लोग, पीपल को, लोग मिडिल क्लास लोग उन्हें पढ़ने लगे, और जिससे उनका नोवेल फेमस हो गया। और इस समय जो है ना ड्रामा डिक्लाइन हो रहा था, और जिस ड्रामा डिक्लाइन हो रहा था क्योंकि ड्रामा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, मिडिल क्लास लोग उसे खरीद नहीं पाए थे। ये मैंने आपको ग्रोथ ऑफ द नोवेल में अच्छे से समझा दिया, वो वीडियो आप देख लेना। फिर आ जाएगा आपका मेजर रोमांटिक नोवेलिस्ट। उसमें मैंने आपको जेन ऑस्टन के बारे में तो बता ही दिया है। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने पढ़ रखा होगा। सेकंड आपका सर वॉल्टर स्कॉट। अगर आप इनके वर्क याद करना चाहें तो एक एक कर लेना, बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं कहूँगी जैसे जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एक दो नॉवल के तो आप नाम याद ही कर लेना। जैसे जेन, अगर आ सकता है कि 2 नॉवल के नाम बताइए, है ना, तो रोमांटिक एज के, तो जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस इसका इनका ही एक एमा कर लेना, इनसे ही काम बन जाएगा, फिर अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं। वैसे जेन ऑस्टन और सर वॉल्टर स्कॉट, ये दो के राइटर के नाम तो अच्छे से याद करने ही है। हर 2 राइटर के नाम आपको हर उसमें अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर में कई बार आ जाता है। फिर आ जाएगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वही इमेजिनेशन, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिज्म। यही 3 और 4 तो इस सब में, ये इंडिविजुअलिज्म, इमोशनल एक्सप्रेशन, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, वही करेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक एज की है, तो वही रहेगी सब में। बस थोड़ा बहुत आपका अंतर आ जाएगा ना, सब में वही है, एक से भी लिख लो, इतना कोई देखता नहीं है। फिर आ जाएगा आपका एडवेंचर, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसमें मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, इसमें अलग से दे रखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं मेजर करेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ मैंने करेक्टरिस्टिक्स दी है, हेडिंग दी है, इनके अंदर का आप आराम से खुद भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है आपकी लव फॉर नेचर, इमेजिनेशन, इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, इंटरेस्ट इन कॉमन लाइफ, सिंप्लिसिटी, सुपरनेचुरल एलिमेंट और इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड द पास्ट। तो ये सारी आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिक लिटरेचर की या रोमांटिक एज की। ओके, बाकी इसमें कंक्लूजन दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन आए इतना ही लिख लेना जितना मैंने बताया, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।